नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। क्या उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश के विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। अगर इस ड्राफ्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार कानून बनाती है तो दो बातें होंगी। पहली ये कि 1 या 2 बच्चों वाले माता पिता को इनाम मिलेगा और दूसरी ये कि 2 से ज्यादा बच्चों वालों को सजा मिलेगी। और ये कैसे होगा? राज्य विधि आयोग ने इसका पूरा खाका तैयार करके अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है, जिसमें दिए गए सुझावों को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी में 2 बच्चों के मानदंड का उल्लंघन करने वालों को सजा का प्रावधान है और सुझाव ये हैं कि कानून लागू होने के बाद जो 2 बच्चों से ज्यादा बच्चे पैदा करेगा उसे सरकारी नौकरियों में आवेदन का मौका नहीं मिलेगा। अगर कोई पहले से ही सरकारी नौकरी में है तो उसका प्रमोशन और बर्खास्त करने की भी सिफारिश है। इसके अलावा 77 सरकारी योजनाओं और अनुदान का लाभ भी नहीं मिलेगा। 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से रोकने की भी सिफारिश की गई है। साथ ही कानून लागू होने के बाद कोई स्थानीय निकाय प्रतिनिधि तीसरी संतान पैदा करता है तो उसका निर्वाचन रद्द कर दिया जाएगा। अब आपको दूसरी कैटेगरी में दिए गए सुझावों के बारे में जानकारी देते हैं, जिनमें इनाम और प्रोत्साहन की सिफारिश की गई है। जैसे कि स्वैच्छिक नसबंदी कराने वाले सरकारी कर्मचारियों को पूरी सेवा के दौरान 2 बार अतिरिक्त वेतन वृद्धि और प्रमोशन दिया जाएगा। इसमें सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट और पीएफ में छूट जैसे प्रावधान भी शामिल हैं। 2 बच्चों वाले दंपति अगर सरकारी नौकरी में नहीं है तो उन्हें पानी, बिजली, हाउस टैक्स, होम लोन में छूट व अन्य सुविधाएं देने का प्रस्ताव है। वहीं एक संतान पर खुद से नसबंदी कराने वाले अभिभावकों के बच्चे को 20 साल तक मुफ्त इलाज, ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने की सिफारिश भी की गई है। इस ड्राफ्ट को तैयार करने वाले उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष एएन मित्तल ने आज तक से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने इस ड्राफ्ट के प्रावधानों की जरूरत पर क्या तर्क दिए हैं। सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। क्या है ड्राफ्ट में, कैसे नियंत्रण होगी यूपी की जनसंख्या, बताइए दर्शक। देखिए, जो हमारा प्रस्तावित ड्राफ्ट है वो हमने वेबसाइट पर भी डाल दिया है और उस ड्राफ्ट में ये व्यवस्था है कि पहली बात तो ये कि ये अधिनियम 1 साल के बाद लागू होगा। इसका उद्देश्य ये है कि अधिनियम पारित होने के बाद या उसके समय अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसके अधिकारों को उससे वंचित ना किया जाए। तो हमने ये व्यवस्था रखी है कि 1 साल के बाद लागू होगा। जैसे किसी संप्रदाय विशेष में 1 से अधिक पत्नी रखने का चलन है, तो अगर उस व्यक्ति की 1 से अधिक पत्नी है तो टोटल बच्चों की संख्या 2 से अधिक होती है, तो ऐसा पुरुष सरकारी योजनाओं से वंचित हो जाएगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर पहली पत्नी, दूसरी पत्नी, तीसरी पत्नी, चौथी पत्नी, चारों के अगर 2-2 बच्चे हैं तो वो संबंधित पत्नी सुविधाओं का लाभ पा सकेगी, क्योंकि उसने अपने बच्चों की संख्या 2 तक नियंत्रित कर रखी है। एक बच्चा वाला जो आपका प्रावधान है उसमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे लोगों? देखिए, एक बच्चे वाला प्रावधान ये है कि जो बीपीएल परिवार है वो एक बच्चे के बाद अगर नसबंदी करा लेता है तो उसको 1 लाख रुपया एक मुश्त पैसा दिया जाएगा। दूसरा, ग्रेजुएशन तक उस बच्चे की पूरी शिक्षा, चिकित्सा वो राज्य सरकार करेगी। और जो टेक्निकल कोर्सेज़ हैं जैसे एमबीए है, आपका बीटेक है या मेडिकल है, तो ऐसे बच्चों को दाखिले में वरीयता दी जाएगी। अगर कोई इन चीज़ों को नहीं मानता है और बेनिफिट भी ले लेता है तो उसके अगेंस्ट क्या कार्रवाई होगी? नहीं, देखिए, अगर कोई व्यक्ति इन बातों को नहीं मानता है तो सबसे पहले तो ये है कि उसके जो इंसेंटिव्स हैं वो सब विड्रॉ कर दिए जाएंगे और इसमें कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं रखा है हमने। एक तबका होगा जो आपके इस डिसीजन से शायद नाखुश होगा, विपक्ष भी सवाल उठाएगा, तो एज अ कैसे डील करेंगे? हमारा प्रयास ये होगा कि कोई भी नाखुश ना हो और अगर आप सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके चलेंगे, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे, प्रदेश के टैक्स पेयर के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे, तो आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर आप विपरीत दिशा में ही चलेंगे तो आपकी मर्जी। उत्तर प्रदेश विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए लोगों को प्रेरित करने का जो नया फॉर्मूला सुझाया है उसको लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। वैसे आयोग के मुताबिक इस ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए योगी सरकार से उनके पास कोई आदेश नहीं था, बल्कि उन्होंने खुद की प्रेरणा से ये ड्राफ्ट तैयार किया है।
लेकिन ये ड्राफ्ट ऐसे समय में पेश किया गया है जब 11 जुलाई यानी कि कल ही योगी सरकार विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर राज्य की नई जनसंख्या नीति जारी करने वाली है। जनसंख्या नियंत्रण कानून के पक्ष में कहा जाता है कि इस कानून की अगर सबसे ज्यादा जरूरत किसी राज्य में है तो वो उत्तर प्रदेश ही है। क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य भी है। उत्तर प्रदेश की मौजूदा जनसंख्या करीब 20 करोड़ है। यूरोप के 4 बड़े देश इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, स्पेन, इन चारों देशों की जनसंख्या के बराबर अकेले यूपी की जनसंख्या है। देश के करीब 16.5% आबादी उत्तर प्रदेश में रहती है। जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए तर्क दिया जाता है कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की वृद्धि दर को कम किया जाना जरूरी है। अभी उत्तर प्रदेश की प्रजनन दर वर्तमान में 2.9 है। योगी सरकार का लक्ष्य है कि यह दर 2.1 से कम होनी चाहिए, लेकिन क्या वाकई ये लक्ष्य इतना बड़ा और मुश्किल है जिसके लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना पड़े? इस सवाल के तथ्यात्मक विश्लेषण पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट आपके मन में उठ रहे तमाम सवालों का जवाब दे देगी। लव जिहाद कानून की अपार सफलता के बाद उत्तर प्रदेश सरकार का नया शाहकार जनसंख्या नियंत्रण कानून, यानी एक बच्चा हो तो राहत, 2 से ज्यादा बच्चे हो तो आफत। इस रामबाण फॉर्मूले को विधि आयोग ने सुझाया, जो योगी सरकार को खूब भाया। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर एक मसौदा तैयार किया है हमारे विधि आयोग ने, और वो जनता के बीच में हम लेकर गए हैं कि जनता उस पर अपनी राय देगी। प्रदेश की जनता से राय लेने के बाद जब वो मसौदा वापस आएगा आयोग के पास और आयोग हमारी सरकार को, आदरणीय योगी जी को सौंपेगा, उसके बाद हम लोग उस पर कानून बनाने के लिए जाएंगे, क्योंकि इसकी सख्त जरूरत है। क्योंकि जब आप देख रहे हैं कि जो योजनाएं हैं हमें मुख्य धारा से जोड़ना है, हमें संपन्न करना है उन परिवारों को जो पात्र हैं। जनसंख्या को नियंत्रण करने की यूपी सरकार की मंशा तो ठीक है, लेकिन क्या इसके लिए इतना सख्त कानून बनाना भी ठीक है? इस सवाल का सही जवाब तो आंकड़े ही दे सकते हैं। और आंकड़े कहते हैं कि 2001 की जनगणना के मुताबिक 1991 से 2001 के दशक में यूपी की जनसंख्या वृद्धि दर 25.8% थी। 2011 की जनगणना के मुताबिक 2001 से 2011 के दशक में ये वृद्धि दर 20.1% रही। यानी 2001 के मुकाबले 2011 की जनगणना में यूपी की जनसंख्या वृद्धि दर में 5.5% से ज्यादा की कमी आई। जाहिर है ये उत्तर प्रदेश में जनसंख्या विस्फोट वाली स्थिति तो बिल्कुल भी नहीं। तो आखिर कानून बनाकर जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत क्या है? हमारा आर्थिक विकास की गति और अधिक तीव्र बने और सबको हम उनकी व्यवस्था के अनुसार हर परिवार को सुविधा दे सके, इसके लिए जरूरत है इस बात की कि हमारी जनसंख्या का नियंत्रण हो। और जनसंख्या के नियंत्रण के लिए केवल सरकारी स्तर पर जो प्रयत्न है वो काफ़ी नहीं है। जनता को भी स्वयं से स्वेच्छा से उठकर सरकार के साथ सहभागी बनने की जरूरत होगी। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए, लेकिन अगर जनसंख्या वृद्धि बेकाबू हो तब, और अगर कानून बनाना ही है। 2011 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि जनसंख्या वृद्धि दर के मामले में उत्तर प्रदेश कई राज्यों से पीछे है। उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 20.1% है, बिहार की 25.1% है, मध्य प्रदेश की 20.3% है, राजस्थान की 21.4% है, झारखंड की 22.3% है। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर भी उत्तर प्रदेश से ज्यादा है। इन सभी राज्यों की वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है, जबकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि देश की 17.64% वृद्धि दर से ज्यादा है। ऐसे में सवाल तो उठेगा ही कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत उत्तर प्रदेश सरकार को ही क्यों महसूस हो रही है? ये चुनाव नजदीक क्योंकि आ रहा है उत्तर प्रदेश में, और उसमें जैसे तैसे करके ऐसा मुद्दा लाया जाए जिससे आप पोलराइजेशन करने, समाज को धर्म के आधार पर बांटने का काम करे, इस तरह का कुछ न कुछ बहाना ढूंढ रहे हैं। मैं तो नहीं समझता हूं कि उसके अलावा कुछ और है। जनसंख्या नियंत्रण पर बात कर रहे हैं, लेकिन आप मुद्दे से क्यों भटका रहे हैं उत्तर प्रदेश को? आप जब 17 में चुनाव लड़कर के आए थे, 17 का आपका घोषणा पत्र कहाँ, संकल्प पत्र कहाँ है? कितनी स्मार्ट सिटी बनी है, कितने एक्सप्रेसवे बन गए?
योगी सरकार कह रही है कि जनसंख्या नियंत्रण राज्य की जरूरत है। विपक्ष कह रहा है कि ये बीजेपी की चुनावी धुन है। वैसे उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी से जोड़कर राजनीति करने का पुराना इतिहास है। अक्सर ये दावा किया जाता है कि मुस्लिमों की आबादी हिंदुओं के मुकाबले बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? साल 2001 में उत्तर प्रदेश में 80.61% हिंदू थे, जबकि आबादी 2011 में घटकर 79.73% हो गई। जबकि इसी दौरान मुसलमानों की आबादी 18.50% से बढ़कर 19.26% हो गई। लेकिन उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम आबादी के घटने बढ़ने का एक और पहलू भी है। उत्तर प्रदेश में 2001 के मुकाबले 2011 में हिंदुओं में प्रजनन दर 4.1% से घटकर 2.6% हो गई। इसी दौरान मुसलमानों में भी प्रजनन दर 4.8% से 2.9% हो गई। यानी उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय में प्रजनन दर घटी। जनसंख्या के अनुपात के आधार पर भी देखें तो मुसलमानों की प्रजनन दर इतनी ज्यादा नहीं है। तो फिर एक बार सवाल उठता है कि यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत क्यों पड़ी, वो भी चुनाव से ऐन पहले। इस समय जनसंख्या को लेकर दो प्रकार की समस्याएं भारत में हैं। एक तो ओवर पॉपुलेशन और दूसरा डेमोग्राफिक इम्बैलेंस। ये दोनों ही समस्याएं देश के लिए खतरा निर्माण कर रही है। इसलिए मैं समझता हूं ये स्वागत योग्य कदम है। इस पर कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। एक हिंदुस्तानी जिसको थोड़ा बहुत भी इल्म होगा वो इस बात का इल्म रखेगा कि जनसंख्या नियंत्रण का जो कानून है वो सिर्फ सूबा उत्तर प्रदेश का मसला नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का मसला है। और इसको सिर्फ और सिर्फ 2022 के चुनावी नताइज को और चुनावी अपने फ़ायदे को मद्देनज़र रखते हुए जिस तरीके से पेश किया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आवाम को गुमराह करने के लिए पेश किया जा रहा है। जनसंख्या नियंत्रण कानून और उत्तर प्रदेश में उसके ऐलान की टाइमिंग को लेकर उठ रहे सियासी सवालों को अगर नजरअंदाज भी कर दें तो भी ये सवाल पूछा ही जाना चाहिए कि क्या जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून का डंडा चलाना इतना जरूरी है? समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत पर सरकार के अपने तर्क हैं, लेकिन जानकार एक तर्क देते हैं और वो ये है कि जब उत्तर प्रदेश में प्रजनन की दर पहले से ही 2 के आसपास है तो फिर 2 बच्चों की सीमा तय करने वाला कानून बनाने की जरूरत क्यों है? वैसे देश के 9 राज्यों में 2 चाइल्ड पॉलिसी के प्रयोग पहले से ही चल रहे हैं। 2 चाइल्ड पॉलिसी के तहत ओडिशा, बिहार, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं है, जबकि महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ऐसे शख्स को राज्य सरकार की नौकरियों में कोई पद नहीं मिल सकता है जिसके 2 से ज्यादा बच्चे हों। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में यह नीति न्यायिक सेवाओं में भी लागू है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश सरकार में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होता है तो ऐसा करने वाला वो देश का पहला राज्य होगा। वैसे उत्तर प्रदेश की पहल पर अब देश भर में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग भी उठने लगी है। साल 2019 में स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत बताई थी। देखिए। बेतहाशा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। हमारे देश में आज भी स्वयं प्रेरणा से एक छोटा वर्ग परिवार को सीमित करके अपने परिवार का भी भला करता है और देश का भला करने में बहुत बड़ा योगदान देता है। ये सब सम्मान के अधिकारी हैं, ये आदर के अधिकारी हैं, जिनका उनका जितना सम्मान करें, छोटा परिवार रख के भी वो देशभक्ति को ही प्रकट करते हैं। तो छोटा परिवार रखना भी देशभक्ति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना। अब एक वर्ग ये उम्मीद जता रहा है कि उत्तर प्रदेश के बाद पूरे देश का एक जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए। मगर ये बात समझने वाली है कि क्या वास्तव में भारत में जनसंख्या विस्फोट हो रहा है? इसका जवाब जानने के लिए आपको भारत की जनसंख्या से जुड़े विश्व बैंक के आंकड़ों पर गौर करना चाहिए। पहली बात तो यह है कि भारत में जनसंख्या में वृद्धि की दर बढ़ी नहीं बल्कि घट रही है। 1990 में यह दर 2.07% थी, जो कि 2018 में 1.02% हो चुकी है।
वहीं दूसरी बात यह है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि दर दुनिया की औसत दर से कम है। 2018 में दुनिया में जनसंख्या वृद्धि दर करीब 1.1% थी और भारत में करीब 1%। तीसरी बात यह है कि प्रजनन दर भी भारत में दुनिया के मुकाबले कम है। वर्ष 2018 में भारत में राष्ट्रीय प्रजनन दर औसतन 2.22% थी, जबकि दुनिया में 2.41। ये आंकड़े साबित करते हैं कि भारत में जनसंख्या विस्फोट वाली स्थिति नहीं है। जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन इसकी रफ्तार लगातार कम होती गई है और इसके लिए किसी कानून की जरूरत नहीं पड़ी। ये लोगों में परिवार नियोजन को लेकर बढ़ती जागरूकता और सरकारी नीतियों का असर है। इसको इस तरह से भी आपको समझना चाहिए कि भारत में वर्ष 1961 में महिलाएं औसतन 5.9 बच्चों को अपने जीवन काल में जन्म दे रही थीं। 1975 में एक महिला औसतन 5.19% बच्चों को जन्म दे रही थी। वर्ष 1978 आते आते ये संख्या 5 से कम हो गई। 1991 में प्रजनन दर 4 से कम हो गई। 2001 में ये औसत 3 के करीब ही रह गया। 2011 में ये घटकर 2.5 के करीब हो गया और अब ये 2 के करीब रह गया है। यानी कि मतलब साफ है, जनसंख्या में वृद्धि दर कम हो रही है। कुछ लोग चीन का उदाहरण देकर भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून की वकालत करते हैं, लेकिन वो ये बात नहीं बताते कि चीन ने एक बच्चे की नीति तब लागू की थी जब वहां जनसंख्या नियंत्रण बेकाबू हो गया था। वर्ष 1957 में चीन में एक महिला औसतन 6.21 बच्चे को जन्म दे रही थी। 1963 में ये 7.41 पर जा पहुंचा था। जब चीन ने 1979 में एक बच्चे की नीति को लागू किया, तब भी वहां पर प्रजनन दर 3 से ज्यादा की थी। चीन में एक बच्चे के कानून का असर यह हुआ कि वहां वर्क फोर्स की कमी हो गई, जिसके बाद चीन को भी 2 बच्चों की नीति अपनानी पड़ी। अब चीन प्रजनन दर 2.1 के स्तर पर लाना चाहता है, यानी भारत की औसत प्रजनन दर के बराबर पर। लेकिन भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने पर लगातार चर्चा चल रही है। जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत पर जोर अक्सर यह कहकर भी दिया जाता है कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं और हिंदू कम, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। 2001 के मुकाबले 2011 में हिंदुओं की जनसंख्या में वृद्धि की दर 3.16% की गिरावट देखी गई थी, जबकि इसी दौरान मुसलमानों की जनसंख्या में बढ़ोतरी की दर में गिरावट 4.9% की रही। ये आंकड़े बताते हैं कि हिंदुओं के मुकाबले मुसलमानों में जनसंख्या बढ़ोतरी की दर में तेज गिरावट हुई है। इसके बावजूद मुसलमानों की जनसंख्या में वृद्धि की दर हिंदुओं के मुकाबले ज्यादा है। ये भी सच है, लेकिन दुर्भाग्य से सियासत के मंच से इन तथ्यों को ऐसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है कि सिर्फ अर्ध सत्य ही बाहर आ पाता है। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून पर कल योगी आदित्यनाथ बड़ा ऐलान करेंगे, जिसे आगामी विधानसभा चुनावों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। वैसे चुनाव की बात चल ही रही है, तो आपको यूपी ब्लॉक प्रमुख चुनावों का रिजल्ट भी बता देते हैं। इन चुनावों में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है। ब्लॉक प्रमुख की कुल 885 पदों में 600 से ज्यादा पदों पर बीजेपी प्रत्याशियों का कब्जा हो गया है, जिनमें बीजेपी की 334 प्रत्याशी भी शामिल हैं, जिन्हें निर्विरोध चुन लिया गया। आज जिन 476 पदों पर चुनाव हुए, उनमें से अब तक समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को करीब 50 पदों पर जीत हासिल हुई है। इसके अलावा 100 से ज्यादा सीटों पर अन्य या निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीते हुए प्रत्याशियों को बधाई दी है और इसे यूपी में बीजेपी की लोकप्रियता का सबूत बताया है। जो मंत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज से 7 वर्ष पहले इस देश को सबका साथ सबके विकास के रूप में दिया था, केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में प्रदेश संगठन और सरकार ने मिलकर के जन जन तक उन योजनाओं को बिना भेदभाव के पहुंचाने का कार्य किया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम उसके जीवंत उदाहरण है। यूपी ब्लॉक प्रमुख के छोटे से चुनाव में वहीं बड़ी हिंसा भी देखी गई है। आज 11 बजे से 3 बजे तक की वोटिंग के दौरान 15 जिलों में हिंसा की घटनाएं दर्ज हुई हैं। कहीं प्रत्याशियों के बीच मारपीट, कहीं कहासुनी, कहीं हाथापाई और इटावा में तो हंगामा कर रहे लोगों ने एसपी सिटी को थप्पड़ ही मार दिया। छोटे चुनावों में बड़ी हिंसा की तस्वीरें हैरान भी करती हैं और परेशान भी करती हैं।
पंचायत का, लेकिन तनाव किसी बड़े चुनाव से कम नहीं। वही हंगामा, वही हिंसा, जैसे अब की बार नहीं तो कभी नहीं का मामला है। जी हां, ये तस्वीरें ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की हैं, जहां शहर शहर आग लगी, हंगामा बरपा, लाठियां बरसी। अमरोहा में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के समर्थक एक दूसरे पर टूट पड़े। थोड़ी देर बाद पुलिस टीम को भी हंगामा ब्रिगेड पर टूटना पड़ा। हमीरपुर में भी मतदान के दौरान जबरदस्त घमासान हुआ। 2 गुटों के लोग ताबड़तोड़ हमले पर उतर आए। बाराबंकी का हाल भी अलग नहीं था। खबरदार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब बात करेंगे एक देश एक विधान की। आजादी के 73 साल बाद भी हमारे देश में विवाह, तलाक और जमीन जायदाद के कानून हर नागरिक के लिए एक समान नहीं है। धर्म के आधार पर अपने अपने कानून हैं। इसको लेकर देश में जमकर सियासत होती रही है, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान बहुत ही क्रांतिकारी फैसला सुनाया है, जिसमें उसने कहा है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। सुनवाई करते हुए जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा है कि संविधान में जो उम्मीद समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए जताई गई है, उसे अब हकीकत में बदलने की जरूरत है। जजमेंट पास हुआ है, इसका जो रिपरकशंस है वो इन पे वाइटली इंपैक्ट करेगा। यह एक बहुत ही बड़ा फैसला आया है। हमारे मज़ाहिब और हमारा संविधान इस चीज की इजाजत नहीं देता। पूरे समाज में इस विषय पर एक कंसेंसस बनाने के लिए प्रयास होना चाहिए। थ्रू आउट द कंट्री इम्प्लीमेंट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जब भी कॉमन सिविल कोड की बात होती है, कुछ लोगों का सेकुलरिज्म खतरे में आ जाता है। समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिन्न अचानक बाहर निकला तो शुरू हो गई घनघोर राजनीतिक बारिश। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने एक सुर में इसे इस्लाम नियमों और सिद्धांतों में सीधा हस्तक्षेप माना। दलील ये कि जब संविधान भारतीय नागरिकों को मजहब की आजादी देता है, तो फिर अलग अलग धर्म और संस्कृतियों को मानने वालों पर एक कानून क्यों थोपे जाने चाहिए। तमाम लोग यकसा सिविल कोड के अंदर शामिल हो जाएंगे तो तमाम लोग एकसा तौर पर शादी करेंगे और यकसा तौर पर ही उनको शादी तोड़ने का अधिकार होगा। लेकिन हमारे मज़ाहिब और हमारा संविधान इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। संविधान भी ये कहता है और हमारे मज़ाहिब भी ये कहते हैं कि हर आदमी को अपने मज़हब पर अमल करने की आज़ादी है, वो अपने मज़हब के मुताबिक शादी कर सकता है। मैं समझता हूँ कि हमारे देश में एक संविधान है और उस संविधान के तहत हर चीज़ हो रही है और जो चीज़ें जिस तरीके से संविधान में उस पर अमल किया जा रहा है। अब ये वक्तन फ़वक्तन इस तरह की बातें उठाना, मैं समझता हूँ ये पब्लिक के अंदर और देश के अंदर एक ऐसी वबा पैदा करना है कि जिससे लोगों में कुछ दूरियां बढ़ने लगती हैं। मुस्लिम धर्मगुरु संविधान का हवाला तो दे रहे हैं, लेकिन इसी संविधान के अनुच्छेद 44 का हवाला देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला ले लिया। इस आदेश में जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा, संविधान के अनुच्छेद 44 में जो उम्मीद दिलाई गई थी कि राज्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करेगा, ये बात केवल आशा नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उसे हकीकत में बदलना चाहिए। साधारण भाषा में समझें तो इसका मतलब ये कि संपत्ति के अधिकार के अलावा शादी, तलाक, गुजारा भत्ता, बच्चा गोद लेने और वारिस तय करने जैसे विषयों पर सब लोगों को एक ही कानून मानना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि अनुच्छेद 44 में राज्यों के आचरण और कर्तव्यों को बताते हुए राज्य नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, लेकिन इसकी कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती।
हालांकि हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि इस फैसले की एक कॉपी भारत सरकार के कानून मंत्रालय को मुहैया कराई जाए ताकि उचित लगने पर जरूरी कार्रवाई की जा सके। दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले का असर बहुत दूर तक होगा, ये तो तय है। ये भी तय है कि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी, लेकिन ये भी उतना ही बड़ा सच है कि विधि आयोग की सिफारिशों और दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब गेंद केंद्र सरकार के पाले में है। केंद्र सरकार अब इस कानून में कैसे, कब, कहां, कैसा बदलाव करती है, ये अब देखना वाकई दिलचस्प होगा। भारत में हर कोई अपने धर्म का पालन करता है, उसकी अपनी पहचान है। मतलब संपत्ति और तलाक के नियम हिंदुओं के लिए कुछ और है, मुसलमानों के लिए कुछ और, ईसाइयों के लिए कुछ और। हिंदू पर्सनल कानून 1956, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 1937, इसी तरह ईसाई और पारसी समुदायों के पर्सनल लॉ भी अलग अलग हैं। यानी शादी, तलाक, गोद लेने या जमीन के अधिकार से जुड़ा विवाद हो, अलग अलग धर्मों के अलग अलग पर्सनल कानून के तहत अदालतों में मामला उलझ जाता है। यही वजह है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, आधुनिक भारत में धर्म जाति की बाधाएं तेजी से टूट रही हैं और इस बदलाव से अंतर धार्मिक और अंतर राज्यीय विवाह या फिर तलाक में दिक्कत भी आ रही। आज की युवा पीढ़ी को इन दिक्कतों से जूझना ना पड़े, इस लिहाज से देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। यानी अगर मामले एक तरह के हैं तो फैसले भी एक तरह के ही होने चाहिए। ये जजमेंट पास हुआ है, इसका जो रिपरकशंस है वो इन पे वाइटली इम्पैक्ट करेगा। अभी भी ट्राइब्स या ट्राइबल कम्युनिटीज जो हमारे देश के सुदूर इलाकों में रहते हैं, उनका इतना एडवांसमेंट नहीं हुआ है या उनका इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है कि हम कह सकें कि नहीं, अब इनके ऊपर भी वही चीज़ें अप्लाई की जा सकती हैं जो हम आम जनता के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, जो हमारे देश के आम नागरिक हैं उन पर अप्लाई कर सकते हैं। सो बेटर यही रहेगा कि एक डायरेक्शन देने के बजाय कि आप इनको डायरेक्शन दें कि आप आएँ और हमारे साथ खड़े हों। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने 8 जुलाई 2021 को फैसला देते हुए ये कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे भारतवर्ष में लागू होना चाहिए और जो हिंदू ट्राइब है वो उसी तरह से हिंदू मैरिज एक्ट के तहत गवर्न होना चाहिए, जिस तरह से क्रिश्चियन ट्राइब क्रिश्चियन लॉ से गवर्न होते हैं और मुस्लिम ट्राइब मुस्लिम लॉ से गवर्न होते हैं। समान नागरिक संहिता को लागू करना दशकों से भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक एजेंडा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि मोदी शाह का अगला लक्ष्य यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना ही है। सवाल उठता है कि जब अदालत की तरफ से इस तरह की बात उठी है तो क्या बीजेपी इसे एक सियासी मौके की तरह देखेगी? मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि जब भी कॉमन सिविल कोड की बात होती है, कुछ लोगों का सेकुलरिज्म खतरे में आ जाता है। कॉमन सिविल कोड की जब बात आती है तो लोग किसी एक समाज और एक किसी धर्म से जोड़ देते हैं। अरे भैया, कॉमन सिविल कोड आएगा तो हिंदुस्तान के 135 से 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए होगा। वो यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक देश एक कानून की हिमायत दिल्ली हाईकोर्ट ने किया, केंद्र पे से कहा विचार करने। तब केंद्र क्या करेगा, प्रधानमंत्री मोदी जी क्या करेंगे, ये तो अलग बात। लेकिन हमारे विपक्षी क्या करेंगे, जरा वो तो बोले। सामाजिक कार्यकर्ता समान नागरिक संहिता को लैंगिक भेदभाव मिटाने वाला बताते हैं, जबकि मुस्लिम समुदाय इसे अपने धार्मिक मामलों में दखल मानता है। उन्हें अपनी परंपरा और विविधता छीनने का डर सताता है। दखल देने की साजिश दिखती है, जबकि दूसरी तरफ इसे देश में राष्ट्रीय एकरूपता लाने वाला बताया जाता है। महिलाओं को अधिकार देने वाला और जिंदगी बदलने वाला कहा जाता है। यही वजह है कि ये 100% सियासी मामला भी बन गया है, जिसमें पार्टियों को अपना वोट बैंक भी बनता बिगड़ता दिखता है। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात जम्मू कश्मीर की, जहां आतंकवादियों और छिपे हुए देशद्रोहियों के खिलाफ सरकार फुल एक्शन में है। सुरक्षा बलों के मिशन क्लीन के बीच अब आतंकवादियों के उन अजीजों पर भी शिकंजा कसना शुरू हो गया है जो कश्मीर में उनके मददगार बने हुए हैं। ये वो लोग हैं जो सरकारी नौकरी भी करते हैं और उसकी आड़ में आतंकवादियों को मदद भी करते थे। ऐसे 11 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। टेरर फंडिंग के आरोप में जिन लोगों पर कार्रवाई हुई है उनमें आतंकी सलाउद्दीन के दोनों बेटे भी शामिल हैं।
जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के बुरे दिन तो पहले ही आ गए थे। अब आतंक के अंडर कवर एजेंटों की धरपकड़ की जोरदार मुहिम लगातार जारी है। एक एक कर सिस्टम और सरकारी तंत्र में छिपे हुए देश के दुश्मनों को तलाशा जा रहा है, जो पगार तो सरकार की लेते थे लेकिन काम आतंकियों के लिए करते थे। खुफिया ब्यूरो के अलर्ट और पुख्ता जांच के बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने सिस्टम के अंदर 11 ऐसे कर्मचारियों और अफसरों की पहचान की जिन्हें तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया, जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे। आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ 100 अलग। बर्खास्त किए गए 11 कर्मचारियों में से 4 अनंतनाग, 3 बडगाम, 1 बारामूला, श्रीनगर, पुलवामा और कुपवाड़ा से हैं। इनमें से 4 शिक्षा विभाग में, 2 जम्मू कश्मीर पुलिस में और 1 कृषि कौशल विकास, बिजली, शेरे कश्मीर अस्पताल और स्वास्थ्य विभाग में तैनात थे। जरा सोचिए, छिपे हुए दुश्मन कितने घातक होंगे और कितना नुकसान पहुंचाया होगा इन्होंने। सरकारी तंत्र में होने की वजह से उस महकमे को लेकर इन पर शक करना भी काफी ज्यादा मुश्किल था। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इन्होंने खुफिया जानकारियां आतंकवादियों को मुहैया करवाई हैं। बड़ी खबर यह भी है कि आतंकी कनेक्शन और टेरर फंडिंग के मामले में आतंकी सरगना सैयद सलाउद्दीन के दोनों बेटों सैयद शकील अहमद और शादिर यूसुफ को भी बर्खास्त कर दिया गया है। शकील अहमद श्रीनगर के शेरे कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में काम करता था, वहीं शाहिद यूसुफ श्रीनगर में कृषि विभाग में काम करता था। सलाउद्दीन के 2 बेटों को टेरर कनेक्शन में बर्खास्त किया गया है। एकता और अखंडता को अगर देश के खतरा होगा तो फिर वो आदमी नहीं बख्शा जाएगा, वो कोई हो। आपने ये कहा। हाँ, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति बहुत नियंत्रण में, फोर्सेस का पूरी तरह से अपर हैंड है। पिछले 4-5 दिनों में देखिए तो जो लिस्टेड मिलिटेंट्स हैं उनको पुलिस और फोर्सेस ने मिलकर के एलिमिनेट किया है। कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। सरकारी सिस्टम में आतंक के अंडरकवर एजेंटों की गद्दारी की साजिश का मॉड्यूल दंग कर देने वाला है। सूत्रों के मुताबिक कुपवाड़ा में तैनात एक कर्मचारी लश्कर-ए तैयबा को सुरक्षा बलों की मूवमेंट की जानकारी देता था। अनंतनाग जिले के 2 शिक्षक जमात इस्लामी और दुख्तारन ए मिल्लत की अलगाववादी विचारधारा का प्रचार करते थे, यानी युवाओं को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए उकसाते थे। स्वास्थ्य विभाग में तैनात नाज मोहम्मद अल्लाई पर 2 खूंखार आतंकवादियों को पनाह देने का आरोप है। इसी लिस्ट में शामिल जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 कांस्टेबल ने आतंकी आकाओं को टॉप सीक्रेट जानकारी तक दे डाली, रसद मुहैया करवाई। एक कांस्टेबल अब्दुल राशिद शिगन ने तो खुद सुरक्षा बलों पर ही हमले किए हैं। खतरे का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब हमारे टॉप अधिकारी सुरक्षा बल किसी सीक्रेट मिशन पर होते थे तो उस रूट को लेकर ये पुलिस वाला सारी की सारी जानकारियां आतंकवादियों को मुहैया करवाता था। कहां पर किस तरह से प्लान को अमल में लाया जाना है, कहां आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करनी है, ये तमाम बातें इस पुलिस वाले के जरिए आतंकवादियों तक पहुंचती थी। इसी के जरिए आप जान सकते हैं कि देश के भीतर छिपे ये गद्दार देश के तंत्र में रहते हुए इस देश को, हिंदुस्तान को, हमारे सुरक्षा बलों को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे थे। जम्मू कश्मीर में संदिग्ध गतिविधियों में शामिल कर्मचारियों की धरपकड़ के लिए सरकार ने टास्क फोर्स का गठन किया था, जिसकी जांच के आधार पर कई कर्मचारी सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में आतंक के समर्थन में कुछ और कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है, ताकि आतंकवादियों को मिलने वाली मदद के नेटवर्क को जल्द पूरी तरह से ध्वस्त किया जा सके। राज्य सरकार द्वारा एक बहुत ही अच्छा कदम लिया गया है, मैं इसकी सराहना करता हूं, क्योंकि इन लोगों को जब तक चिन्हित नहीं किया जाएगा तब तक ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि मिलिटेंसी को समाप्त किया जाए। मुझे लगता है कि सेक्रेटरीट में बैठे लोग जो इस प्रकार का काम करते हैं उनको जल्दी से जल्दी सैक किया जाना चाहिए। ये तो एक शुरुआत है, इसके अलावा और भी लोगों को चिन्हित करके जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई हो। यानी सुरक्षा बल पाकिस्तानी आतंकवादियों को छोड़ते नहीं और सीमा पर घुसपैठ भी पहले के मुकाबले बहुत कम या ना के बराबर है। अब बारी आतंकवादियों के हमदर्द और मददगारों की है, जो पहचाने भी जा रहे हैं और पकड़े भी जा रहे हैं। अगर एक लाइन में एक्शन प्लान को समझें तो पूरा सरकारी सिस्टम एक दिशा में काम कर रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान का कश्मीर प्लान पूरी तरह से चौपट होता जा रहा है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ चित्रा त्रिपाठी, दिल्ली आज तक।